ये प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जिसको गदूद के नाम से जानते हैं और ये पुरुषों में ही जो हमारे यूरिन की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर है कि एक एंजाइम है 5 अल्फा रेडक्टेज, वो टेस्टोस्टेरोन को 1,5 डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलता है जो कि टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा पोटेंट है इस प्रोस्टेट को एनलार्ज करने में। प्रोस्टेट के क्या सिम्टम्स हैं? जैसे कैसे पता चलता है कि इसको प्रोस्टेट है? ये धार 25 साल के बच्चे में जैसी निकलती है वैसी नहीं होगी, क्योंकि अब नली पतली हो चुकी है तो धार भी पतली होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अ साइन ऑफ प्रोस्टेट प्रॉब्लम, पर डायबिटिक पेशेंट को भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये डायबिटिक है या इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? सिम्टम्स भी आते हैं जैसे डिसयूरिया हो गया, कभी कभी यूरिन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होना, कभी कभी ड्रिबलिंग, कुछ ड्रॉप 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 ड्रॉप। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है आजकल, तो आपको क्या लगता है ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है? डेफिनेटली मैम, जो हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहे हैं, जो हमारे जीवन में स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारी स्लीप साइकिल के डिस्टर्बेंसेस हैं, उनका इफेक्ट हमारे शरीर के हर सेल पे पड़ना है, प्रोस्टेट पर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत हेल्थ टॉक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा भसीन। हमारे साथ हैं एक रिनोन्ड सर्जन और इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एजुकेटर विद प्लस 25 years of experience in clinical practice and medical teaching. He is MS in general surgery and gold medalist and holds fellowship in hepatobiliary surgery and liver transplant. डॉक्टर विनीत गुप्ता सर, स्वागत है आपका अमृत हेल्थ टॉक्स में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ जी सर, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में? ये प्रोस्टेट है क्या? बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जिसको गदूद के नाम से जानते हैं और ये पुरुषों में ही जो हमारे यूरिन की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके जस्ट नीचे जो उसकी नली है यूरेथ्रा, जहाँ वो ब्लैडर ख़त्म होता है उसके जस्ट नीचे ये ग्रंथ होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि 60 साल की उम्र के बाद 50% से ज़्यादा मेल्स में ये प्रोस्टेट ग्लैंड गदूद बढ़ने लगता है और उसका कारण है कि एक एंजाइम है 5 अल्फा रेडक्टेज, वो टेस्टोस्टेरोन को 1,5 डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलता है जो कि टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा पोटेंट है इस प्रोस्टेट को एनलार्ज करने में। तो अगर हम सरल भाषा में समझें कि अगर ये गदूद बढ़ गया, प्रोस्टेट बढ़ गया, तो सोचिए जिस रास्ते से, जिस नली से यूरिन ने निकलना है, वो नली प्रोस्टेट के दबाव से सिकुड़ जाएगी। और सोचिए कि हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने किसी की यूरिन की नली को दबा दिया, अब क्या होगा? यूरिन आराम से नहीं निकलेगा, उसकी वजह से एक बैक प्रेशर क्रिएट होगा। ये प्रेशर यूरिन की थैली पे पड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर पे, और फिर धीरे धीरे ये बैक प्रेशर किडनी की जो नलियां हैं जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं उन पे पड़ेगा, और फिर ये बैक प्रेशर किडनी पे पड़ेगा। तो मतलब इस गदूद के बढ़ने से ना सिर्फ वो नली पतली हो रही है बट इसके बैक प्रेशर से यूरिन का बैग में प्रेशर बढ़ रहा है, दोनों यूरेटर्स पे प्रेशर बढ़ रहा है, दोनों किडनी पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो किडनी तक खराब होने की नौबत आ सकती है। प्रोस्टेट के क्या सिम्टम्स हैं? जैसे कैसे पता चलता है कि इसको प्रोस्टेट है? जनरली ये जैसे हमने बात की कि जैसे उम्र बढ़ती है, मान लीजिए 60 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद, जब प्रोस्टेट के बढ़ने से जो यूरिन की नली है, जैसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, अगर वो सक्रिय हो जाए, पतली हो जाए, तो इतनी बात हमें समझ आती है कि जो पेशाब की थैली है उससे पेशाब जो है आसानी से नीचे नहीं आएगा, तो एक बैक प्रेशर जाता है ब्लैडर पे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इमारतें कमज़ोर होती हैं, ब्लैडर की दीवार भी कमज़ोर होती है, तो उस बैक प्रेशर की वजह से ब्लैडर की दीवार भी इधर उधर फैलने लगती है, जिसमें यूरिन इकट्ठा होने लगता है। और अगर वो यूरिन इकट्ठा होने लगता है तो बार बार इंसान को ये महसूस होता है कि उसके यूरिन की थैली में कुछ है, और इस चीज़ से निजात पाने के लिए वो बार बार यूरिन जाता है।
और ये रात के समय ज़्यादा होता है। इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन और रात के समय के लिए हम नॉक्चूरिया के नाम से अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। इसके अलावा कभी कभी अगर ये गदूद बहुत बढ़ जाए तो वो नली इतनी सक्रिय हो जाती है, यूरेथ्रा इतनी पतली हो जाती है कि पेशेंट से यूरिन पास भी नहीं होता। रिटेंशन ऑफ यूरिन के नाम से हम इसको जानते हैं। और क्योंकि हम यहाँ खुल के इस बात को शेयर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं कि अगर हम बुज़ुर्गों में देखते हैं 60-70 साल की उम्र में अगर हम देखें तो जब गदूद बढ़ गया और यूरेथ्रा पतली हो गई, जब ये पेशाब करने के लिए जाते हैं तो एक काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। हम सिर्फ अगर इमेजिन करें कि अगर एक 25 साल के लड़के को पेशाब करना है वर्सेस एक 70 साल के बुजुर्ग जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उनको पेशाब करना है, तो दोनों में क्या फ़र्क है। 25 साल का लड़का जब पेशाब करने जाता है, जैसे ही वो पेशाब करने जाता है उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तुरंत उसका पेशाब चालू हो जाता है। और जो पेशाब की धार होती है वो धार पतली नहीं होती, मोटी धार होती है, पैरों से दूर गिरती है। लेकिन एक 70 साल के बुजुर्ग में जब ये गदूद इस तरह से बढ़ जाएगा और वो नली पतली हो जाएगी, तो जब ये बुजुर्ग पेशाब करने जाएंगे तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि एकदम से पेशाब नहीं आते, इन्हें उस नली को थोड़ा रिलैक्स करने में वक्त लगता है। यानी कि पेशाब को आने में कुछ सेकंड्स या मिनट का भी इंतजार करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा समस्या इनको होती है जो धार इनकी निकलेगी। ये धार 25 साल के बच्चे में जैसी निकलती है वैसी नहीं होगी, क्योंकि अब नली पतली हो चुकी है तो धार भी पतली होगी। और क्योंकि उतना प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है तो ये धार पैरों से दूर नहीं गिरती, पैरों के पास गिरती है। कई बार पैरों पे ही गिरती है, कई बार पजामा, धोती, पैंट इस पे गिर जाती है। इसको हम पुअर फ्लो के नाम से जानते हैं। और अक्सर जो ये बुजुर्ग हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने वो पुराने सुनहरे दिन देखे हुए हैं जब ये जाया करते थे तो फटाफट से वो चालू हो जाती थी और मोटी धार दूर गिरा करती थी। अब ये धार पतली हो गई और बिल्कुल पैरों के नज़दीक, लगभग पैरों पे ही गिर रही है। इसको पुअर फ्लो के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी देखा गया पेशाब करते समय जब ये धार पतली आ रही है तो कम मात्रा में आ रही है, समय ज़्यादा लग रहा है। जो काम 1 मिनट में, 1.5 मिनट में कंप्लीट होना था उस काम को कंप्लीट होने में 4, 5, 6 मिनट तक का वक्त लग रहा है। उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है। ये क्या तमाशा है, जो ओवरऑल आपके हेल्थ को भी खराब करेगा। बिल्कुल। और फिर प्रेशर लगाते हैं कि नहीं मेरे को जल्दी से इसको खत्म करना है। जब ये प्रेशर लगाते हैं तो जो गदूद है उसके दोनों लोब और आपस में नजदीक आ जाते हैं। तो वो जो यूरेथ्रा थी, जो नली थी, वो और दब जाती है और उसकी वजह से जो आ रही थी वो भी बंद हो जाती है। फिर इनको समझ में आ जाता है जोर ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने आप को रिलैक्स करते हैं और फिर जो आ रही है उससे ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की, संतोष करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में गदूद बढ़ने के लक्षण होते हैं। सर, जैसे आपने बताया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अ साइन ऑफ प्रोस्टेट प्रॉब्लम, पर डायबिटिक पेशेंट को भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये डायबिटिक है या इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया सवाल है मैडम आपका, बहुत बढ़िया सवाल। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मेरे फादर को डायबिटिक है तो उनका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि जनरली आप अपने चेकअप कराइए, आपको डायबिटीज़ है, और जिसको भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है तो आप जाके चेकअप कराइए। तो इसमें आपकी क्या राय है कि क्या डिफ्रेंशिएट है, मतलब कैसे पता चलेगा कि इसको डायबिटीज़ है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, या इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? ऐसे आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? जो ये BPH है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसमें जब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है तो जो लोग होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है यूरिन की, वो भी बढ़ जाती है। लेकिन BPH वाले पेशेंट में वॉल्यूम कम हो जाती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। और
बीपीएच वाले पेशेंट्स में खासकर इरिटेटिव सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे डिसयूरिया हो गया, कभी कभी यूरिन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होना, कभी कभी ड्रिबलिंग, कुछ ड्रॉप 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 ये गिरना। तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, और भी यूरिनरी सिम्टम्स बीपीएच के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में ऐसा इतना देखने को नहीं मिलता। उसमें मेनली पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया की ही कहानी होती है। सर एक और चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि दिस प्रोस्टेट प्रॉब्लम डज इट अफेक्ट सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो? मेरे को लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि सेक्सुअली कैसे ये प्रोस्टेट की समस्या अफेक्ट कर सकती है। जो प्रोस्टेट बढ़ता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हम जिसको कहते हैं, इसकी वजह से जो प्रोस्टेट के आसपास की नर्व्स हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे इम्पैक्ट आ सकता है, और उसकी वजह से जो इरेक्शन की हम बात करते हैं, इरेक्शन का जो कारण है वो पेनिस में जो केवर्नोसा होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड की पूलिंग होने से होती है, और इसका रेगुलेशन नर्व्स के द्वारा होता है। तो जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है, गदूद बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स वहाँ से पास हो रही हैं उन पे इफेक्ट आने की वजह से ये पूलिंग कम हो सकती है या इरेक्शन में समस्या आ सकती है। ना सिर्फ ये, जब हम प्रोस्टेट का इलाज करते हैं, चाहे वो दवाइयों से करें या वो सर्जरी से करें, तो उसके बाद भी जैसे एक रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है कि अगर हमने मान लीजिए अंदर का दरवाज़ा ज़्यादा रिलैक्स कर दिया दवाइयों से, तो इजैकुलेशन के टाइम पे जिस इजैकुलेट को बाहर की तरफ आना था वो बाहर की तरफ ना आके वापस अंदर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और सर्जरी के बाद भी जब हम बीपीएच की सर्जरी करते हैं, जैसे टीयूआरपी करते हैं, तो टीयूआरपी में कई बार जो अंदर वाला दरवाज़ा है, जो इंटरनल स्फिंक्टर है, वो डैमेज हो जाता है 75% लोगों में, और उसकी वजह से इजैकुलेशन के टाइम पे जब इजैकुलेट उस यूरेथ्रा में आता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, तो वो आगे जाने की बजाय बैक मार के ब्लैडर में चला जाता है, जिसको हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल प्रोस्टेट के बढ़ने से या प्रोस्टेट के इलाज से ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम सब लोगों को, सारे पुरुषों को इस बात पे एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने प्रोस्टेट हेल्थ को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। इसके लिए कुछ साधारण से उपाय होते हैं, उनका निरंतर अगर हम ध्यान रखें तो डेफिनेटली हमारी प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी हो जाती है। अक्सर दिक्कत ये होती है कि हम प्रोस्टेट के बारे में बात करने से घबराते हैं, प्रोस्टेट को एक टैबू की तरह से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक टैबू की तरह नहीं लेना चाहिए, ये हमें एक अवेयरनेस के रूप में लेना चाहिए। सारे पुरुषों को इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि 50% से ज़्यादा पुरुष इस समस्या को अपने जीवन में देखने वाले हैं। और इसी से कहीं ना कहीं लिंकअप होता है कि अगर ईश्वर ने पुरुषों को उम्र दी 80 साल से ज़्यादा, तो 70% से ज़्यादा पुरुषों में प्रोस्टेट के कैंसर का भी खतरा होता है। इसलिए प्रोस्टेट हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसके बारे में शर्माना नहीं, बल्कि जानकारी होना और जानकारी फैलाना ज़रूरी है। अपनी प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सिंपल चीज़ें हैं, याद भी अच्छे से रह जाएंगी। हेल्थ की स्पेलिंग है HEALTH। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग एल्कोहल, लिमिट ओवर यूज ऑफ मेडिसिन्स, टाइमली चेकअप, रेस्ट, हैप्पीनेस, स्लीप। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा, और आई थिंक हमारे लिसनर्स को बहुत अवेयरनेस हुई है इन सब चीज़ों के लिए। और सर वन मोर थिंग, लाइक आई हैव सीन लाइक दिस प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है आजकल। तो आपको क्या लगता है ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है? क्या है इसका? डेफिनेटली मैम, जो हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहे हैं, जो हमारे जीवन में स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं,
जो हमारी स्लीप साइकिल के डिस्टर्बेंसेस हैं, उनका इफ़ेक्ट हमारे शरीर के हर सेल पे पड़ना है, प्रोस्टेट पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है और उसकी वजह से ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और जब प्रोस्टेट की समस्याएं बढ़ती हैं तो उससे रिलेटेड हमारे जितने भी सुनने वाले हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं या हमारी पूरी जनता जो है, उनको ये जानना ज़रूरी है कि बड़ी सिंपल सरल तरह से हम इसकी जांचें भी करा सकते हैं कि किस तरह से हमें पता चल जाए कि प्रोस्टेट बढ़ रहा है या हमें क्या इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। सर, प्रोस्टेट हेल्थ के क्या क्या टेस्ट होते हैं? इसमें बहुत ही सिंपल टेस्ट है मैम। हम एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसको हम सीरम PSA के नाम से जानते हैं। एक हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और अगर हमें कोई सस्पेशन होता है तो फिर एक MRI की तरफ जा सकते हैं। जैसे सिंपल ब्लड टेस्ट की बात करें, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एक इतना प्यारा टेस्ट है, नाम में ही लिखा है प्रोस्टेट स्पेसिफिक, मतलब सिर्फ प्रोस्टेट के लिए। ये एक सेरीन प्रोटीज होता है जो सीमेन को लिक्विफाई करने के काम में काम करता है। और इसमें जब भी प्रोस्टेट में कोई समस्या आती है, चाहे वो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, चाहे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो, चाहे कैंसर हो, ये PSA सारी प्रोस्टेट की समस्या में बढ़ता है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोस्टेट के लिए स्पेसिफिक है तो और किसी समस्या में ये नहीं बढ़ता। वैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 to 4 नैनोग्राम पर ml होती है, लेकिन जब भी प्रोस्टेट में समस्याएं होती हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो कैंसर का सस्पिशन होने लगता है। हाँ, अगर इसकी वैल्यू 35 से ज़्यादा हो गई तो ये तो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का एक संकेत है। तो छोटा सा ब्लड टेस्ट है, लेकिन इससे हम अपने प्रोस्टेट की हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये जो PSA है, ये बहुत सारी तरह से यूज़ हो सकता है। जैसे हमने बात की प्रोस्टेट की समस्याओं को डायग्नोस करने में। इसके अलावा जब प्रोस्टेट की समस्या का इलाज हो रहा होता है, चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे ऑपरेशन से हो, तो क्या वो इलाज सही जा रहा है, उस इलाज को मॉनिटर करने के लिए भी इस सिंपल ब्लड टेस्ट से हमारा काम बन जाता है। और प्रोस्टेट कैंसर में भी इसका बहुत बड़ा रोल ऐसे है कि जब हम प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कर रहे हैं तो क्या इस कैंसर के दोबारा होने का रिस्क तो नहीं बढ़ रहा है। हमने प्रोस्टेट का जो भी करना था कर दिया, हमने प्रोस्टेट को निकाल दिया, लेकिन दोबारा से रिकरेंस, उसके लिए भी हम सीरम PSA का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है, बड़ा ही रेडीली अवेलेबल है, सब जगह हो जाता है। उससे हमें प्रोस्टेट के एक वॉल्यूम के बारे में आइडिया लग जाता है। हालांकि अल्ट्रासाउंड से हमें सीवियरिटी पता नहीं चल पाती, लेकिन वॉल्यूम ज़रूर पता चल जाते हैं। और जब हम कैंसर वगैरह की बात करते हैं प्रोस्टेट के, तो MRI एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे प्रोस्टेट के बारे में, हालांकि जो निश्चित डायग्नोस्टिक टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर का, वो तो एक बायोप्सी ट्रांसरेक्टल रूट से है, वो होता है। हमारे लिसनर के लिए सिंपल डेली हैबिट्स जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करे। ओवरऑल हेल्थ के लिए मैम, हेल्थ याद रख लें, हेल्थ मतलब HEALTH। बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, ट्रांस फैट्स हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, समोसे हैं, ये कैन जूसेस, कैन जूसेस, शुगर का भी बहुत बड़ा रोल है मैम। जो आपने पॉइंट आउट किया, शुगर जो बेकरी वाली या जो मिठाई की दुकान वाली शुगर है वो नहीं यूज़ करना है। रिफाइंड शुगर कर सकते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो कुछ भी खुशखबरी होती है, कोई भी फेस्टिवल होता है, सब तो मिठाइयाँ लेके आते हैं सबसे पहले, आइए खाइए। उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को खुश रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को खुश रखना है। और मेरी सारे देशवासियों से ये प्रार्थना होगी, और हमारे देश की जितनी भी सरकारें हैं, सबसे मेरी ये प्रार्थना होगी कि जिस तरह से हमारे देश ने हमारे यूथ को एजुकेट करने का एक बीड़ा उठाया, हमारे देश में योगा का एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, उसी तरह से अगर हम इस हेल्थ, इसी जो हेल्थ का न्यूमोनिक है, इस पे और फोकस हो जाएं और हर इंसान अपने 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के इस चीज़ पर फोकस कर ले, हमारा देश आगे जाके बहुत सुरक्षित
स्वच्छ और विकसित भारत के रूप में उभरेगा। और हम यही कामना करते हैं कि इसी तरह से सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।